तो आज हम मौर्य साम्राज्य की भू राजस्व व्यवस्था और कर व्यवस्था के बारे में जानेंगे। बहुत आसान शब्दों में और बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही आसान तरीके से हम इसको आपको बताने की, समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो उसके लिए हमें ये पता चलना चाहिए कि जो भूमि थी, भू राजस्व व्यवस्था थी, वो बेसिकली किसके अंडर में काम करती थी। तो देखिए, अगर हम मौर्य साम्राज्य से पहले के जो भी एम्पायर थी, किंगडम थी, उनकी बात करते हैं, तो उन एम्पायर्स में, किंगडम में भूमि होती थी। वो भूमि बेसिकली वो राज्य का पार्ट हुआ करती थी, जिस पे कंट्रोल होता था सिर्फ राज्य का, और राज्य ही कृषकों को वहाँ पे खेती करने के लिए परमिशन देता था। लेकिन मौर्य एम्पायर में हम ये चीज़ देखते हैं कि भूमि पर जो कंट्रोल था, वो कंट्रोल बेसिकली राज्य का तो था ही था। राज्य के साथ साथ किसका कंट्रोल था? कृषकों का। तो यानी राज्य और कृषक दोनों आपस में मिलकर भूमि पर खेती किया करते थे, और खेती करने के बाद जो भी टैक्स का कलेक्शन होता था, कमाई होती थी, आपस में उसको बांट लिया करते थे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भूमि के दो प्रकार से हम उसको, भूमि को डिवाइड कर सकते हैं। पहली भूमि जो राज की भूमि थी, जिस पर राज्य का अधिकार होता था। दूसरी भूमि निजी भूमि, जो प्राइवेट भूमि होती थी, जिस पर किसान का अधिकार हुआ करता था। तो दोनों भूमि को हमने अच्छे से डिवाइड कर दिया। अब जो राजकीय भूमि होती थी, राजकीय भूमि से जो आय प्राप्त होती थी, उस आय को हम सीता कहा जाता था। ठीक है। और जो ये जो राजकीय भूमि थी ना, भूमि से संबंधित जो विभाग था, ठीक है, उस विभाग को हम बोलते थे सीता अध्यक्ष। ठीक है। क्या बोलते थे? सीता अध्यक्ष। वो भूमि से रिलेटेड जो विभाग था, उसका अध्यक्ष होता था सीता अध्यक्ष। ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अब निजी भूमि से जो आय प्राप्त होती थी, उसको बोला जाता था भाग। ठीक है। तो इस तरह से हम दोनों को, सीता को और भाग को, रिलेट कर सकते हैं। अब देखिए, अगर इसको हम याद करने के लिए बात करेंगे कि इसको कैसे याद करें, तो देखिए, इसको सिंपल सी एक छोटी सी ट्रिक है जो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि देखिए, राजकीय में क्या आ रहा है? रा। ठीक है। राजकीय में आ रहा है रा, तो रा से आपको राम रिलेट करना है, और राम से हम किसको याद करते हैं? हम याद करते हैं राम से सीता को। ठीक है। तो रा से आपको राजकीय, और राजकीय में रा आ रहा है, तो रा से राम, और राम से ही क्या बनेगा? सीता बनेगा। ठीक है। सिंपल, हम राजकीय भूमि को सीता से रिलेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए, निजी, या निजी क्या होती है? निजी होती है हमारी प्राइवेट। और प्राइवेट क्या होता है? प्राइवेट प्रॉपर्टी हो सकती है, प्राइवेट कोई पार्ट हो सकता है। तो पार्ट, प्रॉपर्टी आप कुछ भी ले सकते हो, तो वो हमारा भाग में आ जाता है। ठीक है। तो प्राइवेट पार्ट है, यानी कि भाग है। तो जो प्राइवेट चीज़ें होती थी, वो भाग कहलाती थी। तो निजी को आप भाग से रिलेट कर सकते हो, यानी कि मेरी निजी चीज़ है, निजी, ये मेरा निजी भाग है। तो निजी भाग यहाँ होगा निजी भाग, वो भाग से यानी भाग से जो आय प्राप्त होती थी निजी भूमि पर, जो आय प्राप्त होती थी, उसको हम भाग कहा करते थे। ठीक है। तो राज की भूमि से जो आय प्राप्त हो रही है, वो तो सीता कहला रही है, और निजी भूमि से जो आय प्राप्त हो रही है, वो हमारी भाग कहला रही है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब उसके बाद बात करेंगे हम कि इन भूमि से जो टैक्स है, वो कौन कलेक्ट किया करता था। देखिए, पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको बताए थे, बहुत सारे अध्यक्ष बताए थे। ठीक है। उन अध्यक्ष को मैंने आपको याद करने की ट्रिक बताई थी, तो पिछली वीडियो का उसमें ट्रिक में देख लेना। यहाँ पे मैं बस आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे विभाग थे जो टैक्स का कलेक्शन किया करते थे। तो अगर हम बात करेंगे राजकीय भूमि की, राजकीय भूमि से जो टैक्स का कलेक्शन किया करता था, टैक्स का कलेक्शन और अकाउंट की मेंटेनेंस, इन सब की जो जानकारी होती थी, वो बेसिकली समाहर्ता उसको मेंटेन किया करता था, उसको देखता था। ठीक है। अगर हम बात करेंगे प्रांतों में, प्रांतों यानी कि जो नीचे वाले एरिया होते थे, वहाँ पे कौन टैक्स का कलेक्शन किया करता था? वहाँ पे था हमारे स्थानिक। ठीक है। स्थानिक और गोप। ठीक है। तो स्थानिक और गोप, ये दो आपको नाम याद रखने, जो टैक्स का कलेक्शन किया करते थे सेंट्रल लेवल पे। समहर्ता उसको सारा अकाउंट का मेंटेनेंस किया करते थे। उसके बाद निजी भूमि पर कौन क्या करते थे? स्थानिक या फिर गोप। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा, और आपको कोई भी इसमें डाउट नहीं होगा। और डाउट हो तो इसमें प्लीज़ आप पूछ सकते हो, और उसके बाद इसको इससे जुड़ भी सकते हो। नेक्स्ट आगे बात करेंगे फिर। अब देखिए, हमने बात तो कर ली इसकी, भूमि के प्रकार की। अब भूमि की जो
टैक्स रेट थी वो कितनी होती थी, ये भी आपको पता होनी चाहिए। देखिए अगर हम नॉर्मल टैक्स रेट की बात करेंगे, जो आम टैक्स रेट थी वो थी हमारी 1/6। तो 1/6 नॉर्मल टैक्स रेट मौर्य एम्पायर में वसूल करते थे, ये कृषकों से लिया जाता था। लेकिन ये डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट पर वेरी करती थी, अलग अलग। जैसे कि अगर बाई चांस कोई किसान है, ठीक है, जिसके पास भूमि नहीं है और वो क्या कर रहा है, राजकीय भूमि पर आके खेती कर रहा है, ठीक है, और खेती करने के बाद क्या हो रहा है, वो अपने क्या ला रहा है, सीड्स भी ला रहा है, ठीक है, सीड्स ला रहा है अपने। उसके बाद अपने जो ऑक्स होते हैं बैल ला रहे हैं और अपने टूल्स लेके आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर वो लेके आ रहा है और राजकीय भूमि पर खेती कर रहा है, तो उस समय वो उस भूमि का कितना 50% अपने पास रख सकता है, ठीक है। तो हमने क्या बोला, राज की भूमि पर अगर कोई भी किसान है, वो अपने उपकरण औजार जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो लेके आएगा, उस पर खेती करेगा, तो उसका 50% किसान रख सकता है और 50% वो राज्य के पास चला जाएगा। तो देखिए यहाँ से सीड से मैंने एस को 5 सिलेक्ट कर लिया है, और ऑक्स यानी कि बैल जो भी जानवर वो लेके आएगा, तो ऑक्स का मैंने 0 यहाँ पे एज्यूम कर लिया है। तो ये क्या बन गया 50%। तो 50% जब वो ऑक्स, हाँ, सीड्स और ऑक्स को लेके आएगा, तो वो 50% अपना क्लेम कर सकता है। तो इसमें ये किसान को छूट मिलती थी। लेकिन उस कंडीशन में क्या, जब किसान के पास कुछ है ही नहीं, वो कुछ नहीं लेके आएगा, तो उस कंडीशन में हम देखते हैं किसान को जब राज्य सारी सुविधाएं प्रोवाइड करता था, तो उस कंडीशन में उसको 1/3 और 1/4 का टैक्स उसको देना पड़ता था या लेना पड़ता था, ठीक है। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। और यही जो टैक्स का वेरिएशन है, वो हमें निजी भूमि में भी देखने को मिलता है, यानी निजी भूमि में भी किसान को 1/3 1/4 टैक्स था वो देना पड़ता था। लेकिन जो टोटल रेट थी वो हमारी कितनी देखने को मिलती है, 1/6 हमें जो टैक्स रेट थी ओवरऑल वो देखने को मिलती है। आई होप कि आपको इतना क्लियर होगा। अगर बाई चांस कुछ भी इसमें मिस्टेक लगती है, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, कि हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि कहाँ पे मिस्टेक है, और उस मिस्टेक को दूर किया जाएगा जैसे भी होगा। नेक्स्ट आप आगे बढ़ते हैं। अब हमने इतनी बात कर ली, अब हम बात करेंगे करों के प्रकार की। तो करों के प्रकार कैसे कैसे होते थे। देखिए सबसे पहला जो कर था वो था प्रणय कर। कौन सा था, प्रणय कर। देखिए ये कर जो प्रणय करता है, ये बेसिकली कब वसूल किया जाता था, ये वसूल किया जाता था आपातकाल के दौरान, ठीक है। जब कोई भी कैटास्ट्रॉफी आती थी, किसी भी तरह की आपदा आती थी, तो उस समय आपातकालीन कर लिया जाता था। तो यानी कोई रेगुलर कर नहीं था ये, सिर्फ जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती थी तभी इस कर की वसूली की जाती थी, ठीक है। तो इसमें जो इसको बोला जाता था प्रणय कर। प्रणय कर, तो प्रणय कर को अगर आपको आपातकाल से रिलेट करना है, तो प्रणय को प्रलय से आप रिलेट कर लो, ठीक है। सिर्फ ये जो डय है ना, डय, इस डय को इस लय से रिप्लेस करना है। प्रलय तो यानी प्रलय आई, तो यानी कैटास्ट्रॉफी आई, आपदा आई, ठीक है। तो आपदा कब आती है, आपदा आने के बाद आपातकालीन स्थिति बन जाती है। तो आपातकालीन स्थिति को ही आपको प्रलय से रिलेट करना है, प्रलय यानी कि प्रणय। तो प्रणय कर क्या किससे रिलेट करता है, प्रलय से। और प्रलय क्या है हमारा, आपातकालीन कर है एक प्रकार का। उसके बाद है हमारा हिरण्य कर। हिरण्य बेसिकली क्या था, ये एक नगद प्रकार का कर था, ठीक है, जो नगद रूप में लिया जाता था, ठीक है। अब देखो ये जो हिरण है, इसको रिलेट करना है वो हरण से। हरण कर लिया, ठीक है, हरण कर लिया। जो हरण करना मतलब कि छीन लेना, हर लिया छीन लेना, यानी झड़प, झड़प लिया, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ छीनी जा रही है, झड़प भी जा रही है, तो यानी कि वो कहीं ना कहीं कैश की फॉर्म में उसको झड़पा जा रहा है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे वेस्ट हम रिलेट करेंगे कि हर लिया, झड़प लिया, ठीक है, हरण कर लिया। तो हरण कर लिया कि जो नगद होता है, नगद को छीन लिया, नगद यानी कि जो करेंसी है उसको, पैसे को छीन लिया। तो आपको हरण को नगद से रिलेट करना है, हरण है यानी कि नगद थी, नगद की, नगद रुपए जो थे वो छीन लिए। तो इससे आपको उसको रिलेट करना है। आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। आपातकालीन क्या था, प्रलय कर, प्रलय यानी कि प्रलय कर, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे विष्टि, ठीक है। देखो विष्टि को आपको वेस्ट से रिलेट करना है। किससे रिलेट करना है, वेस्ट से रिलेट करना है, ठीक है। वेस्ट क्या होता है, बेकार, ठीक है। वेस्ट होता है बेकार, और बेकार को ही आपको वेगार से रिलेट करना है, बेकार वेगार। तो यानी कि विष्टि एक प्रकार का वेगार कर होता था जो लिया जाता उस टाइम पे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फिर तरदे की, ठीक है। तरदे, तरदे ये भी एक प्रकार का टैक्स होता था जो पुल पार करने वालों को
से लिया जाता था। ठीक है, तो सपोज़ करो यहाँ पे पानी पड़ा हुआ है, ठीक है, और इस पानी में अगर कोई जाएगा तो क्या होगा, वो गीला हो जाएगा, यानी वो तर हो जाएगा, पानी से तर हो जाएगा। तो इस चीज़ के लिए क्या होते थे, पानी से बचने के लिए पुल बनाए जाते थे। ठीक है, क्या बनाए जाते थे, पुल बनाए जाते थे, और पुल पर फिर क्या करते थे, लोग आकर चढ़ते थे। ठीक है, लोग इस पे चढ़ के जाते थे पुल पे, तो जिससे क्या होता था, पानी से वो बच जाते थे। और ये जो ऊपर चढ़ के जाते थे ना, इसी चढ़ने का उनसे टैक्स लिया जाता था। ठीक है, तो सिंपल से आपको क्या रिलेट करना है, तर से बचने के लिए पुल बना दिया। ठीक है, क्या, तर से बचने के लिए पुल बना दिया, और पुल पे जब चढ़ के जाएंगे तो क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो पुल पार करने का जो टैक्स था वो था तर दे कर। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या करना है, तर, यानी कि तर होने से बचने के लिए हमें क्या करना है, पुल बनाना है, और जब पुल पार करेंगे तो उसका हम टैक्स देंगे। वो टैक्स क्या होगा, वो तर दे होगा, तर वाला टैक्स होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास परहीनक। ठीक है, क्या है, परहीनक कर। ये बेसिकली चराई कर होता था, जो भी चराई से रिलेटेड एक्टिविटी होती थी उसके ऊपर ये लगाया जाता था। ठीक है, देखिए इस चराई में हमें ना परहीनक में से ना हिरन को ढूंढना है। किसको ढूंढना है, हिरन को ढूंढना है। देखिए अगर हिंदी मात्रा में उसमें तो थोड़ी गड़बड़ आपको मिले तो उसको माइंड मत करना। टाइपिंग मिस्टेक में कभी कभी टाइपिंग में कभी कभी गलती हो जाती है, तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना। तो अगर हम बात करें परहीनक के बारे में, तो परहीनक में हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है हिरन को। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, ही आ रहा है परहीनक, तो हमें सिर्फ हिरन को परहीनक में से निकालना चाहिए। ही आ गया, ही क्या आ गया, आ रहा है ही के पीछे आ रहा है ना, तो हिरन। हिरन कैसे होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं, शाकाहारी होते हैं, और वो घास चरते हैं। तो घास चरेंगे तो यानी यहाँ पे जो उनकी चराई होगी, तो चराई होगी तो यानी कि उनको चराई कर देना पड़ेगा, जो भी उनके अपने पशुओं को चराएंगे। तो जो भी अपने पशु चराने के लिए जाते थे किसी भूमि पर, तो उस भूमि से जो भी टैक्स कलेक्ट किया जाता था, उन उन चराओं से जो भी टैक्स कलेक्ट किया जाता वो परहीनक टैक्स कहलाता था। तो परहीनक में से हमें हिरन को फाइंड आउट करना है। हिरन से हमें हिरन क्या करता है, चढ़ता है यानी कि वो चराई कर देता है। तो इससे आपको इसको रिलेट करना है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट फिर आगे बढ़ते हैं हम। परहीनक हो गया, उसके बाद हो गया वर्तनी। ठीक है, तो वर्तनी को हम ट्रीट करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। देखिए वर्तनी, यहाँ पे हम बात करेंगे वर्तनी की। वर्तनी यानी कि कोई लड़की है, ठीक है, उस लड़की को क्या नहीं मिल रहा, उस लड़की को वर नहीं मिल रहा। ठीक है, तो उस लड़की को वर नहीं मिल रहा है, तो क्या हो गया है, उस लड़की को वर नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया है, वो बेचारी सैड हो गई है। कैसी क्या हो गई है, सैड हो गई है। और उसको क्या हो गई है, एडक हो गई है, सैड एडक। ठीक है, तो ये आपको बस सेलेक्ट करना है कि कोई लड़की है, उस लड़की को वर नहीं मिला उसको, आपको तय को अभी भूल जाना। तो वर नहीं मिला तो क्या होगी, वो सैड होगी यानी सैड एडक होगी, सैड एडक। तो सैड एडक से यानी कि सड़क। तो वर तनी से आपको क्या रिलेट करना है, सड़क कर। तो सड़क पर जो चलते थे उस समय सड़क कर लिया जाता था। तो वर्तनी बेसिकली कौन सा करता, वो सड़क कर हुआ करता था। सड़क यानी कि वर्तनी, वर नहीं मिला तो सैड हो गई, सैड यानी कि सैड एडक हो गई, सैड एडक। ठीक है, वर्तनी कर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी हमने पूछा था आपसे आपातकालीन कर, तो वो कर कौन सा था बताइए ज़रा, अगर आपको याद है तो। वो था प्रलय कर। प्रलय से आपको रिलेट करना है प्रणय से। ठीक है, तो आपको इससे आपको अच्छे से माइंड में मिटा सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमने बात करेंगे नेक्स्ट मूशिका। ठीक है, क्या बात करेंगे, मूशिका की। देखिए मूशिका को आपको किस से रिलेट करना है, आपको मूषक से रिलेट करना है। ठीक है, मूषक। और आपको पता है जहाँ मूषक रहेंगे, मूषक यानी चूहे जहाँ रहते हैं वहाँ पे बीमारियाँ कहीं ना कहीं पाई जाती हैं। तो मूषक से आपको मूशिका रिलेट करना है। और मूशिका क्या है, प्लेग से फैलने वाली बीमारी। तो यानी जहाँ मूषक रहेंगे वहाँ पे बीमारियाँ तो फैलेंगी ही। तो इस तरीके से जो मूशिका थी, मूशिका एक तरीके का कर था, जब बीमारी फैल जाती थी उस समय ये कर लिया जाता था लोगों से। ठीक है, तो मूशिका कर कैसा था, एक तरीके का प्लेग यानी बीमारी से रिलेटेड कोई कर था। बीमारी कोई सी हो सकती थी, यहाँ पे बेसिकली मेंशन कर दिया गया, प्लेग फैलने पर ये कर लगाया जाता था लोगों पे। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया। इससे पहले हमने परहीनक एक कर पूछा था, उस उसके बारे में बताइए, परहीनक के बारे में। ठीक है,
नेक्स्ट इसके बारे में बात करेंगे अब हम पिंड कर के बारे में। ये पिंड कर क्या होता था, ठीक है। देखिए, पिंड बेसिकली अगर हम हरियाणा पंजाब की तरफ बात करें तो लोग पिंड को बेसिकली गांव के रूप में जानते हैं, मतलब ये किस पिंड से है यानी किस गांव से है, ठीक है। तो पिंड को हम बेसिकली गांव से रिलेट करते हैं, ठीक है। पिंड देखिए गांव से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो पिंड को आपको गांव से रिलेट करना है, क्योंकि जो पिंड कर होता था वो संपूर्ण गांव से लिया जाता था, ठीक है। संपूर्ण गांव से सामूहिक रूप से ये लगने वाला एक कर्ता जो लिया जाता था। तो पिंड कर को आपको गांव से रिलेट करना है कि मेरा पिंड कौन सा है, पिंड यानी मेरा गांव कौन सा है, मैं किस जगह का रहने वाला हूँ। तो पिंड को गांव से आप रिलेट कर सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होने वाली है, ठीक है। वर्ड नहीं तो आपको पता चलेगा होगा, जब किसी लड़की को वर्ड नहीं मिल रहा है तो वो बेचारी सैड हो गई है। उसके बाद सेना भक्ति कर, देखिए सेना सेना भक्ति कर कैसा करोगा, जब कोई भी सेना किसी अभियान के लिए जाती थी, किसी दूसरे राज्य में कहीं पर भी जाती थी, तो जिस गांव से गुजरती थी, ठीक है, तो जो सेना जिस गांव से गुजर रही है उस गांव को वो कर देना पड़ता था। तो ये जो कर होता था ये सेना भक्त कर होता था, ठीक है। तो जिस गांव से गुजरेगी उसी गांव को वो कर देना पड़ता था। तो इसमें आप इसको सेना से रिलेट कर सकते हो, सेना जहाँ से भाग के जा रही है, सेना जैसे भाग के जा रही है उसी गांव से वो कर लिया जा रहा है, तो ये होगा सेना भक्त कर, सेना भक्त कर, ठीक है। उसके बाद जुर्माना क्या है, जुर्माना, तो जुर्माना जो लिया जाता था वो बेसिकली किससे लिया जाता था, अपराधियों से लिया जाएगा, ठीक है। जो अपराध करेगा या कोई भी ऐसी गलत एक्टिविटी करेगा तो उससे जुर्माना ये लिया जाता था। तो ये जो कर था ये बेसिकली किससे लिया जाता था, ये अपराधियों से ये कर लिया जाता था। तो इसमें भी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी आपको समझने में, ठीक है। नेक्स्ट फिर बात करते हैं उसके बाद जुर्माना प्रवेश्य, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो वर्ड हैं, प्रवेश्य, ठीक है, प्रवेश्य, प्रवेश और निष्क्रमण, ठीक है। इसको आप रिलेट कर सकते हो इम्पोर्ट से, और इसको आप रिलेट कर सकते हो एक्सपोर्ट से, ठीक है। तो प्रवेश करना मतलब आना, यानी ये हमारे देश में आ रहा है। तो निष्क्रमण, निष्क्रमय मतलब कि निष्कासित होना, मतलब कि जाना, ठीक है। तो जाना यानी कि निर्यात करना, एक्सपोर्ट करना, और प्रवेश करना यानी कि आना, इंपोर्ट करना। तो इससे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट को रिलेट कर सकते हो। तो प्रवेश कर जो भी हमारे मतलब मौर्य एम्पायर में जो भी उस समय बाहर से व्यापारी आते थे वो अपना सामान लेके आते थे, और उन सामान पे जो भी कर लगता था वो प्रवेश कर कहलाता था। और निष्क्रमण जो भी सामान हमारे देश से यानी हमारी किंगडम से जाता था बाहर, तो उस पर जो कर लगाया जाता था वो निर्यात कर लगाया जाता था। तो इससे आपको रिलेट कर सकते हो, तो इसमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं देखने को मिलेगी। प्रवेश कर आ रहा है, प्रवेश कर रहा है, और निष्क्रमण कर यानी कि वो जा रहा है यानी वो निष्कासित हो रहा है। ओके, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करेंगे दुर्ग, ठीक है, दुर्ग कर के बारे में। अब देखिए कोई भी दुर्ग था राज्य में, जब हम कोई व्यापारी होते थे तो जगह जगह से गुजरा करते थे, ठीक है। तो उनको गुजरने के लिए अपने सामान के साथ जो व्यापारी गुजर रहे हैं, गुजरने के साथ साथ जो भी उनको चुंगियाँ देनी पड़ती थी, टोल टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। दुर्ग से जो प्राप्त कर होते थे, ठीक है, उन करों को बेसिकली दुर्ग कर बोला जाता था, ठीक है। जब कोई भी व्यापारी होते थे, कोई भी लोग होते थे, वो दुर्ग से गुजरते थे तो जो कर लिया जाता था वो कर दुर्ग कर कहलाता था। सिंपल सा है, ज़्यादा टफ नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, राष्ट्र। देखिए राष्ट्र की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, राष्ट्र की सबसे छोटी इकाई है हमारी जन, जन से जनपद बना, जनपद से महाजनपद, महाजनपद से तो आपको पता ही है फिर पूरी हमारे उसमें 16 महाजनपद आ गए थे। तो उसके बाद जन में भी क्या होते हैं, देहात होते हैं। तो राष्ट्र को सबसे छोटी इकाई से आपको रिलेट करना है जन, जन यानी कि देहात यानी कि गाँव, ठीक है। तो देहात या जनपद कर बेसिकली कौन सा कर कहलाता था, ये राष्ट्र कर कहलाता था, और ये इन सही देहात और जनपद से बेसिकली लिया जाता था, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे सेतु। सेतु एक तरीके का फल फूलों पर लगने वाला करता, ठीक है। तो इसको आप रिलेट कर सकते हो सेतु, सेतु से आप रिलेट करो राम सेतु, ठीक है। ये तो आपको सुना ही है राम सेतु, और राम सेतु से ही आपको रिलेट करना है राम फल, ठीक है, राम सेतु और राम फल। तो राम सेतु है क्या है ये भी आपको पता है, और राम फल भी एक तरीके का फल होता है जो खाया जाता है बेसिकली, ठीक है। तो राम फल को आप राम सेतु से रिलेट कर सकते हो अच्छी तरीके से। देन उसके बाद अगर हम बात करेंगे किसके बारे में, नेक्स्ट जो है मूशिका कर के बारे में बताइए, मूशिका कर क्या था, सोचो जरा। अब देखिए चोर, चौकीदारी या पुलिस कर, इसको बेसिकली कौन सा कर बोला जाता था, इसको बोला जाता था
चोर रज्जू कर। ठीक है, तो चोरों के ऊपर जो कर लगता था बिल्कुल चौकीदार या पुलिस कर कहलाता था, चोर या रज्जू कर। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कोई आप समझने की या उसमें समझाने की जरूरत ही नहीं है। बेसिकली चोर रज्जू जो कर होते थे वो बेसिकली चौकीदार या पुलिस कर को एक तरीके का कहा जाता था। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करेंगे थोड़ा और डिटेल में कि जो कृषि थी, एग्रीकल्चर था, वो बेसिकली किस पे डिपेंड थी ज़्यादातर। उस समय बारिश पर तो डिपेंड थी, लेकिन बारिश के साथ साथ मौर्य एम्पायर ने सिंचाई के लिए बहुत अच्छे अच्छे साधनों को विकसित कर रखा था, ताकि किसानों को किसी प्रकार की कोई भी डिफ़िकल्टी फेस ना करे। ठीक है, तो उसके लिए राज्य ने कृत्रिम प्रकार मतलब कि आर्टिफिशियल जो लेक्स होती हैं, सिंचाई के संसाधन थे, उनको डेवलप किया था। ठीक है, तो उस समय हम दो तरीके के सिंचाई के साधन देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें सिंचाई के साधनों को कहा क्या जाता था। देखिए, उस समय सिंचाई के साधनों को कहा जाता था सेतु। ठीक है, क्या कहा जाता था, सेतु। अरे यार, सेतु। ठीक है, सेतु कहा जाता, सेतु या सेतु बंद इनको कहा जाता था। ठीक है, अभी हमने आपको बताया था सेतु क्या होता था, पानी पड़ा होता था और यहाँ से पानी से बचने के लिए सेतु बनाया जाता था। ठीक है, तो यहाँ से भी हम इस पानी से क्या करते थे, सिंचाई किया करते थे। ठीक है, तो पानी से जो सिंचाई होती थी, ठीक है, उस सिंचाई को सेतुबंद कहा जाता था। ठीक है, जो यानी कि जो सिंचाई के साधन थे, क्योंकि ये पानी थे। ठीक है, वो सिंचाई के साधन जो भी होते थे, ठीक है, उन साधनों से जो भी खेती होती थी उसको सेतुबंद कहा जाता था। बस आपको ये दिमाग में रखना है। ठीक है, उसके बाद अब सिंचाई के साधन कई प्रकार के होते थे। एक तो होता था प्राकृतिक। ठीक है, पहला तो था हमारा प्राकृतिक, दूसरा था कृत्रिम। ठीक है, प्राकृतिक तो आप समझते हो बेसिकली नेचुरल है, कृत्रिम मतलब कि आर्टिफिशियल यानी कि मैन मेड। ठीक है, तो जो प्राकृतिक होता था इसको बोला जाता था सहोदय। सहोदय, ठीक है, सहोदय सेतु। और उसके बाद कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल को बोला जाता था आहा आहा रयोदय, आर्योदक। ठीक है, इसको बोला जाता था। ठीक है, तो दो तरीके से सिंचाई होती थी, प्राकृतिक सहोदय और कृत्रिम यानी कि आवर्दय। तो जो किसान होता था, किसान फ्री था, वो या तो प्राकृतिक साधनों पर भी डिपेंड कर सकता था। ठीक है, या बारिश हो गई, ठीक है, बारिश भी एक तरीके का प्राकृतिक साधन थे सिंचाई के, या फिर कहीं से जो पहले से रिवर निकल रही है, कहीं से बह रही है, वहाँ से उसको वो ले सकता था पानी। या फिर राज्य जो भी किसी भी प्रकार से सिंचाई के साधन जो उसको डेवलप करते थे, तो अगर वो राज्य के किसी भी साधन का यूज़ किया करता था तो उस समय उसको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, तो अब ये टैक्स कौन सा होगा जो उसको देना पड़ेगा, तो जो भी टैक्स जहाँ जहाँ कृत्रिम खेती होती थी, यानी जो राज्य के द्वारा जो भी कृत्रिम सिंचाई के साधन विकसित किए जाते थे, उन साधनों पे जो भी टैक्स, अगर किसान कोई खेती कर रहा है, ठीक है, तो उस पर जो भी टैक्स लगा करता था उस टैक्स को हम बेसिकली क्या बोलते थे, उसको बोला जाता था, एक मिनट, उसको बेसिकली बोला जाता था, हम क्या बोलते थे, अदेव अदेव मात्र। ठीक है, अदेव मात्र उसको बोला जाता था। ठीक है, आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो भी हम जिस सिंपल बेसिकली क्या देख रहे थे, ये देख रहे थे, कहाँ गया, हाँ, तो प्राकृतिक, तो प्राकृतिक बेसिकली कौन से साधन थे सिंचाई के, वो थे सहोदय। ठीक है, सहोदय और कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल वो थे आहार योधक। और उसके बाद जो टैक्स, ये कृत्रिम जो आर्टिफिशियल सिंचाई के साधनों से जो लिया जाता था होता अदेव मात्र, उसको कहा जाता था। ठीक है, तो इसको आप अगर रिलेट करना हो तो इसको सिंपल सी ऐसे आपको रिलेट करना कि देव, देखो प्राकृतिक, देखो सिंचाई के साधन क्या होते हैं, सिंचाई होती है, किसान खेती कहाँ से करता है, खेती करता है पानी से। पानी कहाँ से आ रहा था, सिंचाई के साधनों से आ रहा था। तो पानी को हम किससे रिलेट करते हैं, इंद्र से रिलेट करते हैं, यानी कि इंद्रदेव है। ठीक है, तो ये तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा माइंड को बस रिलेट कर लेना। ठीक है, तो इंद्रदेव से आप रिलेट करेंगे तो देव एक एक ऐसे देव हैं। ठीक है, क्या हम देख कह रहे हैं, एक देव है ऐसे। ठीक है, देव एक देव हैं जो मात्र के हैं, एक देव ऐसे हैं जो मात्र के हैं। ठीक है,
देखिए ना, ये वाला एक देव ऐसे हैं, एक देव, अरे यार, देव हैं जो मात्र के हैं, एक देव मात्र के हैं जो हमेशा क्या करते हैं, आहार प्रोवाइड करते हैं, आहार प्रोवाइड करते हैं। कब? जब ज़रूरत होती है पानी की, ठीक है। तो देव को आपको लेट करना है इंद्रदेव से, और इंद्रदेव अपनी बारिश करेंगे, और बारिश करने के बाद आपको आहार मिलेगा, ठीक है। तो सिंपल सा इसमें आप याद रख सकते हो। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्राकृतिक सिंचाई के साधन हमारे सहोदय, कृत्रिम साधन आहार योदक, और कृत्रिम साधनों से जो भी किसान पानी को यूज़ किया करता था उस पर जो टैक्स लगाया करता था, वो टैक्स बेसिकली कौन सा कहलाता था, वो है हमारा अदेव मात्र। तो ये बेसिकली इसमें हम डिस्कस कर रहे थे। अगर उसके बाद हम बात करें, कोई किसान है और उस किसान को की भूमि पर अगर कोई टैक्स नहीं लग रहा है, ठीक है, उसको टैक्स फ्री कर दिया गया है, ठीक है, तो उस कंडीशन में उसकी उस तरीके को, उसको क्या बोला जाता था, उस कर को क्या बोला जाता था, मतलब अगर भूमि कर से मुक्त कर दी गई है, टैक्स फ्री कर दी गई है, तब उस कंडीशन में उसको क्या बोला जाता था, उसको बोला जाता था, बोलते थे हम क्या, उद्बलिक, क्या उद्बलिक हम उसको बोलते थे, और या फिर परिहार, परिहार या उद्बलिक हम उसको बोलते थे। यानी कि टैक्स फ्री लैंड को उद्बलिक या परिहार कहा जाता था, ठीक है। देखिए इसमें क्या आ रहा है, रिहा हो गया, रिहा हो गया, यहाँ पे क्या बलि कर दिया, बलि चढ़ा देते हैं हम किसी की, तो उसको ज़िंदगी से रिहा कर देते हैं, ठीक है। तो बलि चढ़ा दिया, रिहा कर दिया, तो यानी कि ऐसी भूमि जो फ्री हो चुकी है, रिहा हो चुकी है, तो यानी बलि चढ़ गए, वो रिहा हो गई है, तो यानी कि वो टैक्स फ्री हो गई है। तो आपको उद बलि से क्या याद करना है, रिहा याद करना है, तो यानी उद बलि हो गई यानी कि रिहा हो गई। और क्या रिहा हुई है, टैक्स को फ्री, मतलब भूमि को रिहा कर दिया गया टैक्स से। तो इससे आप उसको रिलेट कर सकते हो, ठीक है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कोई भी इसमें डाउट है या कुछ भी आपको ऐसा लगा कि जो भी टैक्स कॉन्टेक्ट से रिलेटेड नहीं है, तो प्लीज़ लेट मी नो, एंड उसको फिर मैं आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, उसको इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको आपको पता ही है क्या करना है, उसमें कहने की ज़रूरत ही नहीं है। और जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा वेट करना, और उसके बाद देन हम आपको फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।